गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैं आपके लिए 12th हिंदी विषय के वीडियो ही अपलोड कर रहा था। अब मैं आपके लिए 10th क्लास की वीडियो भी अपलोड करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मेरे वीडियोस आपके ज्ञानवर्धन में सहयोगी हो रहे हैं तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपन शुरुआत करते हैं 10th क्लास के जो आपकी टेक्स्ट बुक है क्षितिज, उसके पद्य भाग से अपन शुरुआत करें। पद्य भाग में पहला जो अध्याय है वो है सूरदास। सूरदास को आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी आपने उनका अध्ययन किया है। थोड़ा बहुत मैं ऐसा मान सकता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान आप सूरदास के बारे में रखते होंगे, पर अब चूंकि आप 10th क्लास में आ गए हैं, बोर्ड क्लास में आ गए हैं, तो आपके ज्ञान का विस्तार करना बहुत जरूरी है। एक बच्चों में आपको बताना चाहूँगा कि अब बोर्ड क्लास है, आपकी बोर्ड क्लास है, तो हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा के जो विषय है ना, उसमें आप जो लिख रहे हैं, जो लिखने जा रहे हैं, वो तो महत्वपूर्ण है ही। वो आप कैसे लिख रहे हैं, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आप जो व्यक्त कर रहे हैं, वो शैली आपकी कैसी है, वो जो है वो भी बहुत अधिक महत्व रखती है। क्योंकि प्रथम दृष्टया जब एग्जामिनर आपकी उत्तर पुस्तिका को देखेगा तो वो जो है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। तो अपन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपके क्या कुछ लिखने वाले हैं, आप क्या कुछ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या कुछ उसमें आप व्यक्त करेंगे, ये तो अपन चर्चाएं करेंगे, पर किस प्रकार से आपको व्यक्त करना है, कैसे वो लिखना है, आपको कैसे लिपिबद्ध करना है उनको, इसके बारे में भी अपन गहनता से चर्चाएं करेंगे, आगे देखेंगे। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आप जो लिख रहे हैं वो है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रारंभ में अपन शुरुआत करते हैं सूरदास के बारे में। देखो बच्चों, सूरदास के बारे में अपन जाने तो उनके जीवन परिचय को लेकर के काफी कुछ विवाद है। एक धारणा विद्वानों की नहीं है, या ये कहें अपन कि विद्वान जो है वो एकमत नहीं है। अनेक प्रकार की विरोधी जो विचारधाराएं हैं या विरोधी जो बातें हैं वो कुछ देखने को मिलती हैं, प्रचलित हैं। जैसे अपन उनके जन्म स्थान के बारे में देखें तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनका जन्म रूनकता, जो मथुरा आगरा के नजदीक है स्थान, रूनकता में उनका जन्म हुआ। कुछ मानते हैं कि दिल्ली के नजदीक सिही नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ। ठीक है ना। फिर उनका जो जन्म है वो हुआ 1540 संवत 1540 में, और उनकी जो मृत्यु है वो हुई संवत 1620 में। ठीक है। उनके पिता का नाम रामदास था। ये जीवन परिचय जो है उनका एक बार आप नोट कर लें अच्छे तरीके से। उनके पिता का नाम जो था वो रामदास था। वो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सूरदास जो थे वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वो बाद में अंधे हुए हैं। ठीक है ना। कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्मांध थे, पर एक बार वो कहीं जा रहे थे तो एक अंधकूप में वो नीचे गिर गए, और कूप में गिरने से वहां पर अत्यधिक चोट आई उनको। और ये मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि वहां भगवान श्री कृष्ण जो थे वो प्रकट हुए और उनके जो चक्षु थे वो उन्हें प्रदान किए, उनके नेत्र जो थे वो उन्हें प्रदान किए। पर सूरदास जी ने उनसे विनती की कि हे प्रभु, जिन आंखों से मैंने प्रत्यक्ष आपको देख लिया है, जिन आंखों से मैंने देखा है, मैं अब इन आंखों से संसार को देखना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको पुनः उनके नेत्र ले लिए और उन्हें ज्ञान चक्षु प्रदान कर दिए, प्रज्ञा चक्षु, जो कहते हैं कि प्रत्यक्ष न देख करके संसार को, इस सांसारिक जीवन को न देख करके, अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से न देख करके अपने ज्ञान चक्षुओं से इस संसार को वो देख सकते थे।
या महसूस कर सकते। तभी तो ऐसा माना है कि उन्होंने जन्मांध होते हुए भी रंगों का, रोशनी का इतना स्वाभाविक चित्रण किया है कि एक आंखों वाला व्यक्ति भी वर्णन नहीं कर सकता। रंग, हर एक रंग का उनके क्या पता चला जब वो जन्मांध थे, जन्म से जो व्यक्ति अंधा था उन्हें क्या पता चला रोशनी का, क्या पता चला उन्हें रंगों का। पर उनके जो काव्य अपन देखते हैं तो रंगों का, रोशनी का बहुत ही स्वाभाविक चित्र जो है वो देखने को मिलता है। तो वो उनके प्रज्ञा चक्षु जो थे उनके द्वारा ही वो सब कुछ क्या कर सकते थे, देख सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रज्ञा चक्षु जो थे वो प्रदान किए थे। उन्होंने गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षा ली। उनके गुरु का नाम जो था वो वल्लभाचार्य था। गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षा ली और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद में उनकी जो भक्ति थी वो परिवर्तित हो गई, उसकी दिशा जो थी वो बदल गई। पहले उनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की देखने को मिलती है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले उनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की देखने को मिलती है। पर जैसे ही वल्लभ संप्रदाय में वो दीक्षित हुए तो उनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव में परिवर्तित हो गई। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे और सखा मानते थे, और उसी भाव में ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला को गेय पदों में चित्रित करने का प्रयास किया है। गेय पदों में उन हर एक लीला को, उनके वत्सल जो रस है उसके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि उनके, क्योंकि हिंदी साहित्य में पहले 9 ही रस थे, 9 ही रस माने गए हैं हिंदी साहित्य में। पर सूरदास के वत्सल रस का चित्रण देख करके जो हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ हैं उन्हें यह विवश होना पड़ा कि एक 10वां रस, वत्सल जो रस है वो उन्हें मानना पड़ा। ये किसके कारण? सूरदास के वात्सल्य चित्रण के कारण। उन्होंने माता यशोदा और श्री कृष्ण की हर एक लीला का, हर एक उनके प्रेम का, उनके माता के प्रति जो, पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उस वत्सलता का उन्होंने बड़ा ही स्वाभाविक और बड़ा ही सजीव चित्र जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये सब देखने को मिलता है। उनकी जो रचनाएं हैं वो 3 मानी गई हैं। प्रामाणिक जो रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। उनके जाति के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें ब्राह्मण मानते हैं, कुछ विद्वान जो है उन्हें सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं, और कुछ जो विद्वान है उन्हें ब्रह्मभट्ट मानते हैं। ठीक है ना। ये कुछ उनका सामान्य जो है वो जीवन परिचय है। ये अच्छी तरीके से आप देखोगे, याद करोगे इसको, जीवन परिचय को। ठीक है। उसके बाद में अपन इस अध्याय को शुरू करें, इनके पद्य को शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक पद्य में एक तो आपकी व्याख्या आएगी। मतलब कोई भी पद्य में, किसी भी पद्य में एक व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है। कोई भी पाठ से आपसे एक व्याख्या पूछी जा सकती है। तो व्याख्या जो है, देखो आप अब 9th क्लास से 10th क्लास में हो गए हैं, तो 9th क्लास में जो व्याख्या करने का जो तरीका था आपका, वो थोड़ा सा उसका दायरा था वो थोड़ा संक्षिप्त था। अब बोर्ड क्लास में आ गए हैं आप, तो एक नए तरीके से आपको व्याख्या करनी है। इतनी व्याख्या इस प्रकार से करनी है कि जब एग्जामिनर आपकी व्याख्या को देखे तो उससे वो प्रभावित हो सके। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे आप व्याख्या, उसको स्टेप वाइज स्टेप जो है वो आप अच्छे तरीके से याद करें, और उसको आप इस सूरदास के जो अध्याय है इसमें आप व्याख्या स्वयं करके देखेंगे, और फिर मेरे पास में वीडियो जो है वो आप भेजेंगे, या फिर मेरे पास में व्हाट्सएप जो है वो आप करेंगे कि किस प्रकार से आपने व्याख्या की है। समझने का प्रयास करें व्याख्या कैसे करनी है आपको, किस प्रकार से, कौन से स्टेप के द्वारा। क्योंकि 9th से अब 10th क्लास में आ गए हैं आप, तो आपको एक नए तरीके से व्याख्या सीखनी है, जिससे आपकी व्याख्या की जो तरीका है वो और अधिक प्रभावशाली हो सके, अच्छा बन सके। तो कैसे करेंगे आप व्याख्या, स्टेप वाइज देखो। सबसे पहले व्याख्या जब अपन करते हैं ना, व्याख्या करते हैं अपन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप नंबर 1 पर आप नोट करते हैं संकेत। नंबर 1 पर आप नोट करते हैं संकेत। संकेत में क्या लिखते हैं कि जो व्याख्या आप करने जा रहे हैं, उसका पहला शब्द, प्रथम शब्द, और फिर डैश डैश करके उसका अंतिम शब्द, ये आप लिखेंगे क्या, उसके संकेत में।
नंबर 2 पर आप लिखेंगे, नोट कर ले अच्छी तरीके से, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में आपको क्या लिखना है? संदर्भ में आपको लिखना है कि जो व्याख्या आप करने जा रहे हैं वो कहां से उद्धृत की गई है, कहां से ली गई है, उसके रचयिता कौन है, ठीक है ना, वो संदर्भ ग्रंथ कौन सा है जहां से इस हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसमें उसे संकलित किया गया है। ये सारी बातें जो है वो आप किस में लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे। ठीक है, तो सूरदास का जो पाठ अपन करने जा रहे हैं उसमें उसका जो संदर्भ होगा वो आप एक बार नोट करें, नोट कर लें। मैं आपको बताना भूल गया कि मैं जब पद्य या गद्य आपको जब पढ़ाऊंगा, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपको जब मैं उसका जो अध्ययन आपको कराऊंगा तो आपके पास में नोटबुक जो है वो खुली रहनी चाहिए। आपकी रफ जो रजिस्टर है वो आपका खुला रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जो विशेष बातें मैं बता रहा हूं या बताने जा रहा हूं उसको आप उनको नोट करते जाएंगे, विशेष बातों को आप नोट करते जाएंगे और फिर आप फिर रजिस्टर में उनको करेंगे। जो जो विशेष बातें हैं उनको साथ साथ आप नोट करते जाएं। तो अब आप इसका संदर्भ लिखें, सूरदास का लिखो। उपयुक्त पद्यावतरण, उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग में सूरदास शीर्षक से उद्धृत किया गया है। सूरदास शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं, जो उनके अमर महाकाव्य सूरसागर से संकलित किया गया है। यह आप लिखेंगे क्या? संदर्भ में। ठीक है ना, ये बातें आप संदर्भ में लिखेंगे। फिर नंबर 3 पर आता है क्या? प्रसंग। ठीक है, प्रसंग में आप क्या करेंगे कि जिस पद की आप व्याख्या करने जा रहे हैं उसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, क्या कहने का प्रयास किया है, ये बातें आप लिखेंगे क्या? प्रसंग में। ठीक है ना, अब जैसे मैं बताऊंगा आपको, जब उसके पद का सरलार्थ अपन देखेंगे तो उसमें क्या कहना चाहता है कवि, ये आप लिखेंगे किसमें? प्रसंग में। ठीक है, और फिर नंबर 4 पर आएगा क्या? व्याख्या। व्याख्या में अपन क्या करेंगे? उसका सरलार्थ करेंगे। ठीक है ना, उसका सरलार्थ में जो कुछ कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, ये बातें जो है ना वो अपन उसमें लिखेंगे, उसके सरलार्थ में। और फिर नंबर 5 पर अपन लिखेंगे क्या? विशेष। ठीक है, विशेष में अपन क्या कुछ करने जाएंगे, क्या कुछ लिखेंगे। देखो, विशेष में क्या करना है आपको? विशेष को, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सारा सब कुछ जो देखेगा वो पहले तो नजर जाएगी उसके ऊपर क्या? संकेत के ऊपर, संदर्भ के ऊपर। संदर्भ में कहां से लिया गया है उसके, तो उसमें आप जैसे कवि का नाम आया, सूरदास आया, तो उसके नीचे आप क्या कर देंगे? रेखांकित कर देंगे। ठीक है ना, संदर्भ ग्रंथ जो है सूरसागर, उसके नीचे आप रेखांकित कर देंगे। तो इसका मतलब, रेखांकित करने का मतलब क्या है कि हम एग्जामिनर से ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहते। प्रथम दृष्टया सबसे सीधी जो नजर है वो एग्जामिनर की कहा जाए, जो अपन दिखाना चाहते हैं, और या एग्जामिनर जो देखना चाहता है।
एग्जामिनर देखना चाहता है कि व्याख्या जो कर रहा है बच्चा, वो उसमें जो संदर्भ ग्रंथ है या कवि का नाम जो है या पाठ का नाम जो है या पुस्तक का नाम जो है वो सही लिखा है या नहीं लिखा, सबसे पहले व्याख्या में वो देखना चाहेगा। ठीक है ना, वो देखना चाहेगा और उसके बाद में, वो देखने के बाद में उसके प्रसंग वगैरह उस नजर डालेगा और फिर सीधी जो नजर आएगी वो किस पर आएगी, विशेष पर आएगी। विशेष में बच्चे ने क्या क्या बातें लिखी है, ठीक है ना, विशेष में सब कुछ आ जाता है। जैसे विशेष को पद्य की यदि व्याख्या है तो अपन दो भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। विशेष यहां कै लिख करके आप लिखोगे भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य, कै विशेष में कै लिख करके आप करेंगे क्या, भाव सौंदर्य। और भाव सौंदर्य में अपन उस जो पद्य है, जो पद की आप व्याख्या करने जा रहे हैं, जो पद्य की आप व्याख्या करने जा रहे हैं, उसमें कवि ने कौन सा उसमें रस प्रयुक्त हुआ है या क्या कुछ बताने का प्रयास किया है कवि ने, कवि के भाव क्या है, कवि के मूल भाव क्या है, ये जो बातें हैं ये आप लिखेंगे भाव सौंदर्य में। इसमें 1 या 2 पॉइंट आ जाएगा इसका आपका, कि जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हो, जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हो उसमें कवि क्या बताना चाहता है, उसका मूल भाव क्या है कवि का, ठीक है, या फिर रस है तो कौन सा है, यह आ जाएगा भाव सौंदर्य में। और फिर ख, कै के नीचे यहां लिखोगे आप ख, यहां लिखोगे कला सौंदर्य। और कला सौंदर्य में सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ का मतलब उसमें भाषा कौन सी है, ठीक है ना, उसमें शब्द हैं, मुहावरे का प्रयोग किया है, लोकोक्ति का प्रयोग किया है क्या, ठीक है ना, उसमें यदि काव्य गुण है तो कौन सा है, उसमें अलंकार है तो कौन से हैं, उसकी शैली किस प्रकार की है, ये सारा सब कुछ जो उसकी निर्माण से संबंधित जो है, शिल्प कला से जो संबंधित जो विशेषताएं हैं वो सब कुछ किसमें आ जाएंगी, उसके कला सौंदर्य में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो व्याख्या अपन कर रहे हैं या जो इसका सरलार्थ अपन कर रहे हैं इस पाठ का, सूरदास का, इसके विशेष क्या होंगे, सामान्य जो विशेष है वो क्या होंगे, वो एक बार आप नोट कर लें, नोट करें। उसमें इसमें विशेष कौन कौन से लिखोगे आप, वो आप नोट करें। नंबर 1, भाषा भावों के अनुरूप, भाषा भावों के अनुरूप। नंबर 2, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, साहित्यिक ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा का प्रयोग। अगला लिखो गेय पदों का प्रयोग, गेय पदों का प्रयोग, गेय, गेय पदों का प्रयोग। अगला लिखो पद में लयात्मकता विद्यमान, पद में लयात्मकता विद्यमान। अगला लिखो काव्य का माधुर्य गुण, काव्य का माधुर्य गुण। आगे इसमें शैली जो है वो संवादपरक शैली भी है, प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक शैली भी देखने को मिलती है, तो ये सब आप लिख सकते हैं, संवादपरक शैली, प्रतीकात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। क्योंकि भ्रमर गीत की कुछ पद लिए गए हैं और भ्रमर गीत में जो है ना वो व्यंग्य है, व्यंग्यात्मक है। प्रथम जो पद है उसमें राधा और कृष्ण, राधा और श्री कृष्ण का वार्तालाप है परस्पर, तो उसमें संवाद शैली आप कर सकते हैं। अगला अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग, ये सभी में कर सकते हैं आप। तो ये तो कॉमन विशेष है, ये तो सभी में आप कर सकते हैं। बाकी जो अलग से जो विशेष अपन पद्य का जब सरलार्थ देखेंगे तो विशेष जो आएंगे ना उसमें फिर कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको अलग से बताता जाऊंगा। तो ये आज से अपने 10th क्लास का वीडियो जो है वो शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अपन सब कुछ देखते हुए चलेंगे, उसमें कुछ भी मेरे द्वारा कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं इस प्रकार से आपको धीरे धीरे आगे लेकर के जाऊंगा कि आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो पूर्ण होगा। साथ में ही सबसे बड़ी जो बात है, केवल सिलेबस अपने को पूर्ण नहीं करना है,
कि अपने जो अभिव्यक्ति जो कौशल है किस प्रकार से अपन ऐसा कुछ करें कि अपन एग्जामिनर को प्रभावित कर सके। ऐसा क्या कुछ लिखें उसमें या कैसे लिखें अपन उसमें जिससे एग्जामिनर जो हो वो अच्छे तरीके से प्रभावित हो सके, ये बहुत अच्छा महत्व रखता है। ठीक है ना, ये सब बातें अपन धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो मेरे वीडियोस जो हैं वो लाइक करें, शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।